हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ इसमें हम मेनली जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं यानी जिसके बारे में हम गहराई से पढ़ेंगे वो है यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे सामने ये होता है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों चाहिए पूरी दुनिया को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो सबसे पहला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए, इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है। तो इसके 4 पॉइंट आते हैं जिससे पता चलता है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की हमें आवश्यकता है, पूरी दुनिया को उसकी आवश्यकता है। पहला पॉइंट है एक मंच के रूप में। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है वो मंच प्रदान करता है जिसमें पूरी दुनिया के देश आ सके, मिल सके, आपस में बातचीत कर सकें, या फिर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो उसे भी बैठकर बातचीत करके सुलझा सके, या कोई समस्या है उसका भी निपटारा कर सके। और सारे देश एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां सारी दुनिया के देश मिलते हैं, उनके प्रतिनिधि मिलते हैं। तो इस कारण से ये एक मंच प्रदान करता है, इसलिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन चाहिए या उसकी आवश्यकता है हमें। सेकंड पॉइंट है समस्याओं का निपटारा। अब जैसे दो देश है, दो देश के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, एक तो बात ये आती है कि उन देश में लड़ाई झगड़ा होगा, बहुत सारे लोग मरेंगे, बहुत सारा नुकसान होने वाला है। और दूसरा तरफ अगर हम देखें तो हम बैठ के बातचीत करके भी उस बात को सुलझा सकते हैं, जिससे लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा और दोनों की बहुत सारी चीज़ें बच भी जाएगी, समय भी बचेगा, लोगों की जानें भी बचेगी और इससे बहुत सारा फायदा होगा। यानी ये एक मंच तो प्रदान करता ही है और साथ ही साथ जो आपस में देशों के बीच में समस्या है उसका भी निपटारा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा किया जा सकता है। बैठकर बातचीत कर उस समस्या को सुलझाया जा सकता है। इस कारण से हमें किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है। और फिर उसके बाद में तीसरा पॉइंट आता है वैश्विक समस्या। वैश्विक समस्याओं का निपटारा। बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती है जो सिर्फ एक देश की नहीं होती, पूरी दुनिया की होती है। जिस समस्या से सिर्फ एक देश नहीं जूझ रहा होता, पूरी दुनिया जूझ रही होती है। और अगर कोई एक देश उसके आगे आकर काम करे यानी उस समस्या को ख़त्म करने की कोशिश करे तो वो शायद नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर पूरी दुनिया आगे आके, पूरी दुनिया साथ मिलकर अगर उस समस्या को ख़त्म करने की कोशिश करेगी तो शायद वो समस्या ख़त्म हो सकती है। बहुत सारी समस्या ऐसी है जो सिर्फ एक देश की नहीं है कि पूरे विश्व की है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वैश्विक समस्या कहेंगे। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया या फिर आतंकवाद हो गया। ये बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो एक देश की नहीं है, वो पूरी दुनिया की। जैसे कि पर्यावरण जो है वो उसको नुकसान पहुंच रहा है, वहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा बढ़ रहा है। ये सिर्फ एक देश में नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में हो रहा है। अगर पूरी दुनिया आगे आकर काम करेगी, एक साथ मिलकर इसमें काम करेगी तो शायद उन समस्याओं का निपटारा हो सकता है। इस कारण से भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है। फिर चौथा पॉइंट आता है महाशक्ति पर अंकुश लगाने के लिए। वर्तमान में विश्व है वो एक ध्रुवीय है, यानी सिर्फ यहाँ पे एक ही महाशक्ति है पूरे दुनिया में, वो है अमेरिका। अब कोई एक महाशक्ति होगी तो वो अपनी मनमर्जी का काम करेगी क्योंकि उसके सामने कोई बोल नहीं सकता। अगर वो बोलेगा तो वो उसे दबा देगा। तो इस कारण से वो कुछ अपनी मनमर्जी का काम करेगी और दूसरों को दबा भी सकती है। तो इसमें अगर एक देश उसको रोकने की कोशिश करेगा या वो जो काम गलत कर रही है महाशक्ति उसे रोकने की कोशिश करेगा तो शायद उससे वो ना रुके। लेकिन अगर पूरी दुनिया उस महाशक्ति के गलत काम का विरोध करेगी तो इससे फर्क पड़ सकता है, वो महाशक्ति पीछे हट सकती है गलत काम करने से। तो इस कारण से भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है। हमने ये तो पढ़ लिया कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की क्यों आवश्यकता है या हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए, इसके हमने 4 पॉइंट पढ़े हैं।
अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या आवश्यकता है, ये हमें क्यों चाहिए, तो इसका भी आंसर सेम टू सेम यही पॉइंट्स आएंगे कि एक मंच प्रदान करता है, समस्याओं का निपटारा होता है, वैश्विक समस्याएं उसका समाधान हो सकता है और साथ ही साथ महाशक्ति पर अंकुश भी लगाया जा सकता है। तो ये हमने पढ़ा कि किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की हमें क्यों आवश्यकता है, हमें क्यों चाहिए कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अब हम पढ़ेंगे यूएनओ के बारे में। सबसे पहले हम चलते हैं यूएनओ के प्रतीक चिन्ह पर। अगर आप यूएनओ का प्रतीक चिन्ह देखोगे तो उसमें बीच में पूरी विश्व का नक्शा है और साइड में उसके यानी कि उसके चारों ओर जैतून की पत्तियां हैं। किसकी पत्तियां हैं? जैतून की पत्तियां हैं। जो जैतून की पत्तियां हैं वो विश्व शांति का प्रतीक है। यानी इससे साफ पता चलता है कि यूएनओ का जो प्रतीक चिन्ह है उसमें बीच में तो है विश्व का नक्शा और चारों ओर क्या है? जैतून की पत्तियां, जो कि विश्व शांति का प्रतीक है। इससे हमें ये पता चलता है कि यूएनओ की स्थापना किस लिए हुई थी? विश्व की शांति के लिए हुई थी, समस्याओं के समाधान के लिए हुई थी, या फिर जो झगड़े हैं उनको निपटाने के लिए हुई थी कि ज़्यादा युद्ध वगैरह ना हो, ज़्यादा लड़ाई झगड़े ना हो और विश्व शांति की ओर जो दुनिया है वो आगे बढ़ती रहे। इससे हमें एक पॉइंट पता चल गया है कि यूएनओ की स्थापना किस लिए हुई थी, यानी कि विश्व शांति के लिए हुई थी, समस्या को कम करने के लिए यूएनओ की स्थापना हुई थी। अब ये तो हमने पढ़ लिया यूएनओ की स्थापना क्यों हुई थी, और अब हम पढ़ेंगे कि यूएनओ की स्थापना कैसे हुई थी। यूएनओ की स्थापना सबसे पहले हुआ था 1914 से 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वार। पूरी दुनिया को पता चल गया था कि किसी ना किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है जो कि लड़ाई झगड़ों को कम करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और लड़ाई झगड़ों को वो कम करे, जिससे कि दूसरा विश्व युद्ध भी न हो सके या फिर कोई बड़ी लड़ाई न हो सके। तो इसके लिए स्थापना की गई थी लीग ऑफ नेशन की। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार के तुरंत बाद में, लेकिन इसके होते हुए भी क्या हो गया था? सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया था, जो हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक। ये था हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार। यानी कि जो लीग ऑफ नेशंस है वो सेकेंड वर्ल्ड वार को ख़त्म करने में या उसे न करवाने में नाकामयाब हुई थी। उसके होते हुए भी सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया था, तो पूरी दुनिया को साफ पता लगने लगा कि भाई इससे काम नहीं चलने वाला है, कोई मजबूत संगठन होना चाहिए, कोई मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए किससे और ज़्यादा युद्ध न हो और ज़्यादा ये जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो न हो और विश्व में शांति बरकरार रहे, वो बनी रहे। इसके होते हुए भी सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था उससे भी ज्यादा खतरनाक था सेकेंड वर्ल्ड वार। यानी जनता को पता चल चुका था, पूरी दुनिया को पता चल चुका था कि अब किसी और अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है। इसी कारण से इसके तुरंत बाद यानी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार था उसके तुरंत बाद में यूएनओ की स्थापना करी गई, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना की गई थी। अब हम पढ़ेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी, यूएनओ दिवस कब बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इतना तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो दूसरा विश्व युद्ध है उसके तुरंत बाद यूएनओ की स्थापना हुई थी। यानी आपको ये पता चल चुका है कि 1945 में ही यूएनओ की स्थापना हुई थी। तारीख आगे आती है 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई थी। तो इसके जो संस्थापक सदस्य थे यानी कि मूल संस्थापक सदस्य वो थे 51 और भारत इसमें शामिल हुआ था 30 अक्टूबर 1945 को।
यूएनओ में भारत भी शामिल हो गया था, वो भी इसका सदस्य बन गया था। इसके मूल संस्थापक सदस्य थे 51 और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। इसी कारण से, क्योंकि इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, इसी कारण से 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी बनाया जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। और भारत इसमें शामिल हुआ था 30 अक्टूबर 1945 में। तो इस तरह से यूएनओ की स्थापना हो चुकी थी। इसके 51 मूल सदस्य थे और धीरे धीरे इसमें बाकी जो स्वतंत्र देश थे वो भी शामिल होने लगे थे और आज के टाइम में लगभग सभी के सभी स्वतंत्र देश इसके सदस्य इसमें शामिल हुए हैं। और 2011 तक अगर देखा जाए तो इसके सदस्य देशों की संख्या है 193, यानी इसमें लगभग सभी स्वतंत्र देश शामिल है। कोई भी ऐसा देश नहीं है जो इसमें शामिल ना हो, मतलब लगभग सभी इसमें शामिल है। 193 सदस्य इसके 2011 तक हो चुके थे। और साथ ही साथ इसका एक प्रधान प्रतिनिधि भी होता है, प्रधान प्रतिनिधि जो होता है महासचिव, जिसकी नियुक्ति 5 साल के लिए होती है। और जो पहले महासचिव हैं वो थे ट्राइगवली, ये नॉर्वे के थे। और वर्तमान में जो महासचिव है वो है एंटोनियो गुटेरेस। एक इसका प्रधान प्रतिनिधि होता है जिसे महासचिव कहते हैं, जिसकी नियुक्ति 5 साल के लिए होती है। और मैं आपको ये बता देती हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य होंगे वो तो होंगे देश, कोई व्यक्ति नहीं होगा, वो देश होगा। जैसे कि अमेरिका, चीन, भारत या फिर रूस, ये सारे देश हैं, कोई व्यक्ति तो नहीं है। और साथ ही साथ लेकिन अगर हम देखें महासचिव के बारे में तो वो कोई देश नहीं होगा, वो एक व्यक्ति होगा। जैसे कि मैंने भी बताया ट्राइगवली, ये एक व्यक्ति है, देश का नाम तो नहीं है। एंटोनियो गुटेरेस, ये एक व्यक्ति है, देश का नाम नहीं है। यानी कि जो महासचिव है वो व्यक्ति होगा, देश नहीं होगा। और जो फर्स्ट महासचिव थे वो थे ट्राइगवली, जो कि नॉर्वे से थे। और जो वर्तमान में महासचिव है वो है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल से थे। ये 1995 से लेकर 2002 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे थे। फिर उसके बाद में 2005 से लेकर 2015 तक ये UNHCR, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक शाखा ही है, इसमें इन्होंने काम किया था। और उसके बाद में 1 जनवरी 2017 में इन्होंने महासचिव का पद ग्रहण कर लिया था। ये मैंने आपको भी बताया एंटोनियो गुटेरेस के बारे में कि 1995 से लेकर 2002 तक वो रहे थे पुर्तगाल के प्रधानमंत्री। फिर 2005 से लेकर 15 तक रहे UNHCR में इन्होंने काम किया था। फिर 1 जनवरी 2017 से वो महासचिव बन गए हैं। ये यानी कि एंटोनियो गुटेरेस 9वें महासचिव हैं। फर्स्ट थे ट्राइगवली और वर्तमान में जो है वो है 9वें महासचिव। तो इसमें हमने एक महासचिव की रूपरेखा तैयार कर लिया कि महासचिव कौन होता है, इसकी नियुक्ति कितने सालों के लिए होती है, पहले महासचिव कौन थे और वर्तमान में महासचिव कौन से, ये सारी चीज़ें हमने याद करनी है। और अब हम चलते हैं इसके स्थायी यानी कि सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं उसके बारे में। सुरक्षा परिषद के 5 ऐसे सदस्य हैं या फिर यूएनओ के 5 ऐसे सदस्य देश हैं जो कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं और इन्हें वीटो पावर भी मिली हुई है। ये सदस्य हैं अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन। ये सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं और इन्हें निषेधाधिकार यानी कि वीटो पावर भी मिली हुई है।
और इन सभी को स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद का क्यों बनाया गया? क्योंकि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था, उसके बाद में हुई थी यूएनओ की स्थापना। जो सेकंड वर्ल्ड वार के विजेता रहे थे, यानी कि मित्र राष्ट्र ही सेकंड वर्ल्ड वार के विजेता रहे थे, तो उन्हें यूएनओ का स्थायी सदस्य बनाया गया और मित्र राष्ट्र में ये सारे देश आते थे, इस कारण से इन्हें भी यूएनओ का स्थायी सदस्य बनाया गया। ये सारे सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य, और बाकी जो यानी कि 193 में इनको छोड़कर वो आम सभा के ही सदस्य हैं। अब हम पढ़ेंगे सुरक्षा परिषद के यूएनओ के अंग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है यूएनओ के अंग। यूएनओ के अंग, या इसकी संरचना भी कह सकते हैं। तो इसके 6 अंग है। पहला है आम सभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, चौथा है सचिवालय, पांचवा है आर्थिक और सामाजिक परिषद, और छठा है न्यासिता परिषद। तो ये सभी हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। सबसे पहले आता है आम सभा। आम सभा यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य है वो सभी ही आम सभा के सदस्य हैं, यानी 2011 तक ये थे 193। और उसके बाद में आता है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। 15 को भी आगे डिवाइड किया गया है 5 + 10 में, यानी कि 5 है वो इसके स्थायी सदस्य, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि 5 देश ऐसे हैं जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं और उनको वीटो पावर भी मिली हुई है। वो है अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। इसके अलावा जो 10 देश हैं वो 10 देश आम सभा से ही चुने जाते हैं, जिनकी नियुक्ति 2 साल के लिए होती है, यानी कि 2 वर्ष के लिए उनकी नियुक्ति होगी। 2 वर्ष के बाद में अगले 10 देश चुने जाएंगे। उसके बाद में आते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका मुख्यालय हेग में है और साथ ही साथ इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनका चुनाव 9 साल के लिए होता है। इसमें 15 न्यायाधीश होंगे जिनका चुनाव 9 साल के लिए होगा। इसका मुख्यालय हेग में है। मैं अभी बात कर रही हूँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। उसके बाद में आता है सचिवालय। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ होता है। ये है एक अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ, और जिसका जो प्रधान होता है वो होता है महासचिव, जिसकी नियुक्ति होती है 5 साल के लिए, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि पहले जो महासचिव थे वो थे ट्राइगवली और वर्तमान में जो है वो है एंटोनियो गुटेरेस। उसके बाद में हम चलते हैं आर्थिक और सामाजिक परिषद। इसके जो सदस्य देश होते हैं उनकी संख्या होती है 54, जो कि आम सभा से ही चुने जाते हैं। यानी टोटल जो सदस्य होंगे, यानी कि यूएनओ के सारे सदस्य होंगे वो आम सभा के भी सदस्य होंगे, और उनमें से ही सुरक्षा परिषद के सदस्य बनेंगे, उनमें से ही आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य देश बनेंगे। तो आर्थिक और सामाजिक परिषद है, उसमें 54 सदस्य देश होते हैं, जिनका चुनाव 3 वर्ष के लिए यानी कि 3 साल के लिए होता है। फिर अगले 3 साल अलग से चुने जाएंगे। उसके बाद में आता है न्यासिता परिषद। इसे 1 नवंबर 1994 में स्थगित कर दिया गया था। तो वर्तमान में जो इसके अंग है वो सिर्फ 5 है, क्योंकि जो लास्ट है यानी कि न्यासिता परिषद है उसे 1 नवंबर 1994 में स्थगित कर दिया गया था। तो ये जो 6 हैं ये है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग।
अब मैं आपको एक बात याद दिला दूं, जब मैं आपको उस महासचिव के बारे में बता रही थी तो मैंने एंटोनियो गुटेरेस के बारे में बताते हुए कहा था कि उन्होंने 2005 से लेकर 2015 तक UNHCR में भी काम किया था। अब ये UNHCR है क्या? ये है संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी या फिर शाखा। संयुक्त राष्ट्र संघ की बहुत सारी एजेंसी है, जिनमें से ये एक है। इसके अलावा भी है, जैसे कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। फोर्थ है UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। इसके अलावा है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, और जो 6th है पॉइंट वो है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये सारी है संयुक्त राष्ट्र संघ की शाखा या फिर एजेंसियाँ, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के ही एक अलग से काम करती है। अकेला संयुक्त राष्ट्र संघ सारा काम तो नहीं कर पाएगा, तो उसकी बहुत सारी एजेंसियाँ अलग अलग स्थानों पर है, जिनमें से ये कुछ प्रमुख एजेंसियाँ हैं। तो इस वीडियो में हमने UNO के बारे में थोड़ा पढ़ा था कि UNO क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, किस तरह से इसकी स्थापना हुई, इससे पहले कौन था। इससे पहले था लीग ऑफ नेशन, उसके बाद में आया UNO। और UNO के क्या क्या कार्य हैं, इसकी स्थापना क्यों हुई थी, शांति स्थापना के लिए इसकी स्थापना हुई थी, और साथ ही साथ झगड़े हैं उनको निपटाने के लिए भी इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में ही चर्चा करेंगे आगे, यानी कि UNO के बारे में हम डीपली यानी कि गहराई से जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।